अगले साल लोकसभा चुनाव है जिसके लिए सभी पार्टियां जी जान से जुट गई है। एक तरफ बीजेपी है जो अपनी जीत बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी बीजेपी को जीतने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। यहां तक कि विपक्ष को एक करने की भी कवायद शुरू है। नीतीश पूरी तरह से विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। तभी तो कभी ममता से मिलने बंगाल पहुंच गए, तो कभी अखिलेश से मिलने यूपी में। यहां तक कि दिल्ली में नीतीश ने अरविंद केजरीवाल और खड़गे से भी मुलाकात की। सिर्फ यही पार्टियां नहीं बल्कि कई अन्य दलों के नेताओं से भी नीतीश ने मुलाकात की। नीतीश सभी दलों को एक साथ लाकर 2024 में बीजेपी को चुनौती देने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि विपक्ष की पहली मीटिंग पटना में कराने को लेकर ममता की रणनीति थी। अब यह पूरा मामला क्या है और क्या ममता ने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए कोई रणनीति बनाई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। विपक्षी एकता पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात 24 अप्रैल को हुई थी। ममता ने नीतीश को सलाह दी कि वो कांग्रेस को साथ वाले गठबंधन का हिस्सा बनने के तैयार रहें। इसलिए उन्होंने दो शर्तें नीतीश कुमार के सामने रखी। पहला ये कि विपक्षी एकता को लेकर पहली बैठक पटना में हो। बिहार संपूर्ण क्रांति की भूमि रही है। जेपी मूवमेंट बिहार से ही शुरू हुआ था। आंदोलन का असर यह हुआ कि केंद्र में इंदिरा गांधी की सत्ता पलट गई थी। समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 5 जून 1974 को आंदोलन की नींव पटना में पड़ी थी। नीतीश कुमार या दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी तब समझ नहीं पाए थे कि पटना में बैठक के पीछे ममता की अलग ही चाल है। ममता ने दूसरी शर्त यह रखी कि विपक्षी एकता के लिए उन दलों को राज्यों में अगुवा बनाया जाए जो वहां मजबूत हो। सुनने में तो यह सामान्य और वाजिब बात थी, लेकिन इस प्रस्ताव में भी ममता की चालाकी छिपी थी। दरअसल इन दोनों प्रस्तावों के पीछे ममता के मन में कांग्रेस को नीचा दिखाने का भाव था। आखिरकार ममता बनर्जी अपने मकसद में कामयाब हो गई। नीतीश ने 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक रखी है। कांग्रेस के डिसीजन मेकर्स दो नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल नहीं होंगे। आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहेगा। कांग्रेस का बतौर प्रतिनिधि कांग्रेस अपने 4 मुख्यमंत्रियों में से किसी एक को भेज सकती है। ममता बनर्जी को पता है कि कांग्रेस में रहने के लिए आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहार में यह क्षेत्रीय छत्रपों की तरह अघोषित सुप्रीमो वाली पार्टी है। गांधी परिवार की मर्जी के बगैर कांग्रेस में पत्ता भी नहीं डोल सकता है। ममता चाहती थी कि कांग्रेस की मठाधीशी खत्म हो, वो दिल्ली में विपक्षी नेताओं को बुलाकर मिलने वाले बात करने का सिलसिला बंद करे। अति उदारता में कांग्रेस तैयार हो भी जाती है तो इसका मतलब साफ है, कांग्रेस का गुरूर टूट रहा है। इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को ताकत दे दी। कांग्रेस की जीत से न चाहते हुए भी खुश हैं, जिन्हें कांग्रेस की प्रगति फूटी आंख भी नहीं सुहाती। ऐसे लोगों में ममता बनर्जी प्रमुख है। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि कांग्रेस जीत गई, बल्कि वो इसलिए खुश है कि बीजेपी हार गई। ममता ने बैठक के बहाने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को इसलिए रेखांकित किया कि यही कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार के पराभव का कारण था। 12 जून को बैठक की तिथि निर्धारित करने की सलाह भी ममता नहीं दी तो कोई आश्चर्य नहीं, इसलिए कि विपक्षी राजनीति के लिए 12 जून काफी महत्वपूर्ण है। जेपी मूवमेंट तो 1974 में ही शुरू हो गया था। परोक्ष तौर पर आंदोलन इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ था। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा किया था। हाईकोर्ट ने धांधली कर चुनाव जीतने का इंदिरा गांधी को दोषी माना। उनकी लोकसभा की सदस्यता अदालत ने रद्द कर दी। इससे झुंझलाकर ही इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को देश में इमरजेंसी लगा दी थी। जयप्रकाश नारायण समेत देश के तमाम छोटे बड़े विपक्षी नेता रातों रात जेलों में ठूस दिए गए। कांग्रेस में अलग राग अलापने वाले चंद्रशेखर को भी जेल भेजने में इंदिरा गांधी ने संकोच नहीं किया। इस बार पटना में 12 जून को होने वाली बैठक भी सत्ता परिवर्तन के एजेंडे के साथ हो रही है। फर्क इतना ही है कि तब कांग्रेस के विरोध में जेपी मूवमेंट हुआ था और इस बार कांग्रेस को सत्तासीन करने के लिए विपक्ष बेताब है। ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकली लेता है। उन्हें कांग्रेस की संस्कृति के बारे में बताने समझाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। तब बंगाल की सत्ता में वामपंथी थे और कांग्रेस वाम दलों की बी टीम के रूप में काम कर रही थी। दिल्ली की सत्ता में वामपंथी कांग्रेस की मदद करते थे। ऐसे में बंगाल में वाम दलों के बरखस्त से खड़ा होने का कांग्रेस में नैतिक साहस ही नहीं था। ममता शुरू से ही जिद्दी स्वभाव की रही है। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने वाम सरकार की चुनौती देनी शुरू की। कई बार उनके साथ मारपीट हुई।
उनका अपमान हुआ, लेकिन जिद्दी ममता ने संकल्प ले लिया था कि वो वाम दलों की सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। थोड़ा अधिक वक्त लगा, लेकिन ममता अपने मकसद में कामयाब हो गई। साल 2011 में बंगाल से लेफ्ट की विदाई हो गई और ममता सत्ता में आ गई। तब से अब तक उनकी नजर में कांग्रेस उतनी ही अछूत है जितने वाम दल। कांग्रेस से अपनी दुश्मनी का इजहार तो उन्होंने विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच ही कर दिया, जब बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के एकमात्र एमएलए को टीएमसी का हिस्सा बना लिया। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आजादी की लड़ाई के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस संसदीय राजनीति में आ गई। आजादी के बाद से 2014 तक कुछ साल छोड़कर वो देश की सत्ता पर काबिज रही है, इसलिए उसके पास अनुभव की कमी नहीं है। कांग्रेस ममता बनर्जी की कूटनीतिक चाल को बेहतर समझती है। यही वजह रही कि नीतीश कुमार का मन रखने के लिए उन्हें बुलाकर खड़गे और राहुल ने दिल्ली में बातचीत की, विपक्षी एकता में साथ रहने का वादा किया। पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ने शामिल होने का भी आश्वासन दिया। हाँ, उसने अपनी मठाधीशी भी बनाए रखी है, यानी खड़गे या राहुल दिल्ली से पटना बैठक में शामिल होने नहीं जाएंगे, उनके प्रतिनिधि ही हिस्सा लेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर